औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का लेक्चर 28 है रेस एंड CDA। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि आपके जो लेक्चर्स हैं ना वो पहले बहुत अच्छे होते थे, आप उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी और हमें समझ आ जाता था, लेकिन अभी आपके लेक्चर बोरिंग हैं। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स चल रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा लेंथ थी और उसमें इतनी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी नहीं कि जिनको हाईलाइट किया जाए या जिनको याद करने की ज़रूरत हो। जैसे टेररिज्म वाला चैप्टर था तो बस उसमें डेफिनेशन और बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड है क्या, तो इसलिए वो चैप्टर्स आपको बोरिंग लग रहे थे। आज जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप सो कि ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको वीडियोस देख के कैसा लगता है आप मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन, रेस वर्सेस एथनिसिटी। रेस और एथनिसिटी में क्या डिफरेंस है? The traditional definition of race and ethnicity is related to biological and sociological factors respectively. Race refers to the person's physical characteristics such as bone structure and skin, hair or eye color. रेस का मतलब होता है कि एक शख्स की बायोलॉजिकल जो करैक्टरिस्टिक्स होती है ना, जो बाय बर्थ उसमें, यानी उसका जो बोन स्ट्रक्चर है, उसकी स्किन कलर, उसका हेयर स्ट्रक्चर और हेयर टेक्सचर और इस तरह से उसका आई कलर, तो ये सारा कुछ जो है ना वो रेस, इसकी बिना पर हम इसको कहते हैं हम रेस, ठीक है। और जो एथनिसिटी है ना, इसका मतलब है कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग नेशनैलिटी, रीजनल कल्चर, एंसेस्ट्री एंड लैंग्वेज, यानी उसके आबाओ अजदाद, उसका कल्चर कौन सा है, वो ज़ुबान कौन सी बोलता है, तो इन सब चीज़ों की बुनियाद पर जो हम उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं उसको कहते हैं एथनिसिटी। अब अगर हम रेस की एग्जांपल लेना तो हम कह सकते हैं कि एग्जांपल ऑफ रेस इज़ ब्राउन, वाइट और ब्लैक स्किन, ऑल रिगार्डलेस ऑफ रेस। और इसी तरह से योर रेस इज़ डिटर्मिन्ड बाय हाउ यू लुक वाइल योर एथनिसिटी इज़ डिटर्मिन्ड बेस्ड ऑन द सोशल एंड कल्चरल ग्रुप यू बिलोंग। यानी आपकी लुक्स की बिना पर अगर आपको कैटेगराइजेशन की जाए तो उसको कहेंगे रेस, और अगर आपके कल्चर की बिना पर कैटेगराइजेशन की जाए तो उसको कहेंगे एथनिसिटी। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो अगर हम पास्ट की बात करें तो रेस का जो लफ्ज़ है ना, रिसर्चर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड है यहाँ पे रेस का वर्ड कम यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रेसिज्म की याद दिलाता है। और इस तरह से यानी ये आजकल की मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से ना ये कोई इतना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, तो एथनिसिटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं रिसर्चर। अब जिस तरह से वैन डाइक का भी ये कहना था, ethnic prejudice where he showed privileged speaker routinely engaged in discursive moves that normalized discrimination while at the same time denying individual prejudice। यानी कि वो वैन डाइक ये कह रहा था कि लोग तसब को छुपाने के लिए ना, यानी इम्तियाजी जो एक उनमें तफरीक होती है उसको बरकरार रखते हैं, यानी लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लेकिन उसे लैंग्वेज के ज़रिए हाइड कर रहे होते हैं। ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें लोगों के दरमियान जो फ़र्क है ना उसको भी वो अपने अल्फाज के ज़रिए बरकरार रखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ऐसी ज़बान अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि वो हाइड रहे, डायरेक्टली उसको एक्सप्रेस नहीं करते। The current ideological landscape in the West and constantly links between racism, shameful now, allegedly overcome past and often purpose ethnicity और ethnic relation। तो वही बात हो रही है कि पास्ट में ना ये अल्फाज इस्तेमाल होते थे रेस वगैरह के, लेकिन आजकल इसे शेमफुल कंसीडर किया जाता है और एथनिसिटी का जो लफ्ज़ है वो ज़्यादा मुनासिब है और उससे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलीट एंड एवरीडे रेसिज्म। ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें दो तरह का रेसिज्म है और उसमें हमने डिफरेंस बताना है इलीट और एवरीडे। अच्छा, इलीट रेसिज्म कहाँ पे होता है? ऐसे जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे स्कूल, मीडिया, पॉलिटिक्स, तो इनमें ऐसी आइडियोलॉजीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है जो रेसिज्म को प्रमोट कर रही होती हैं, और ये ऐसे इदारे होते हैं जो बाकी जो लोग होते हैं ना उनको इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि इनका जो मेन फोकस होता है ना वो ये रेसिस्ट जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं उनको रीप्रोड्यूस करना होता है, और जो अक़लीतें होती हैं ना उनको बेसिकली कमज़ोर दिखाना होता है। जिस तरह आपने पॉलिटिक्स में सुना होगा कि कहते हैं जो इमिग्रेंट्स हैं ये हमारे लिए थ्रेट हैं, तो इस तरह से अक़लीतों को नेगेटिव दिखाते हैं। और बाकी भी जितने ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ना, और ये लोग जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पावरफुल इदारे हैं, ये अपने अल्फाज के ज़रिए, अपनी आइडियोलॉजीज़ के ज़रिए, उनको लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं और रेसिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसको कहते हैं मैक्रो लेवल रेसिज्म, और या ग्लोबल लेवल पे भी इसको कह सकते हैं, और ये इलीट रेसिज्म होता है। इसके बरक्स जो सेकंड हमारे पास टाइप है वो है
एवरी डे या नॉन इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म। इसमें क्या होता है कि रोज़मर्रा की बातचीत में, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फैमिलीज़ में भी हो सकता है, फ्रेंड्स में भी हो सकता है, जिस तरह तो ये अपनी अल्फाज के ज़रिए अपनी जो स्टोरी टेलिंग होते हैं, अपने जो जोक्स होते हैं रोज़मर्रा के, उसमें ऐसे अल्फाज का, ऐसी आइडियोलॉजीज़ का इजहार करते हैं जिसमें वो रेसिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसमें इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि डिस्क्लेमर दे रहे होते हैं, या स्टोरी टेलिंग डिस्क्लेमर, जैसे मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये इस तरह से कोई भी बात कह देना, या वो लोग हमारी तरह के नहीं हैं, ठीक है। इस तरह अब ज़ुबान के ज़रिए ना उनको कमतर दिखाया जाता है। Scholars often refer to those everyday context as local or micro as opposed to the global macro level of institution। तो जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होता है वो मैक्रो होता है, और जो एवरीडे रोज़मर्रा की हमारी बातचीत में होता है वो माइक्रो होता है। तो दोनों तरह के जो रेसिज्म है ना, इनका मकसद होता है जो रेसिज्म होता है, मतलब लोगों के दरमियान जो डिस्क्रिमिनेशन होती है सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, उसको ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनका बेसिकली पर्पस ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओवर्ट एंड कोवर्ट रेसिज्म। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। ओवर्ट रेसिज्म ऐसा रेसिज्म होता है जिसमें आप डायरेक्टली किसी के खिलाफ जो रेसिज्म है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कोवर्ट रेसिज्म में हिडन वर्ड्स में और पोलाइट वे में एक्सप्रेस करते हैं, यानी इनडायरेक्टली उसमें एक्सप्रेस करते हैं। A common feature of both elite and everyday racism seems to be the increasingly covert ways in which it is reproduced। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो हमने प्रीवियस टॉपिक में एवरीडे रेसिज्म और एलीट रेसिज्म पढ़ा है ना, तो ये कोवर्ट वेज में होता है, यानी डायरेक्टली हेट एक्सप्रेस नहीं की जाती, ढके छुपे अल्फाज में इजहार किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने वेस्टर्न सोसाइटीज़ की एग्जांपल दी हुई है कि वहाँ के कल्चर में ना ये अनएक्सेप्टेबल है कि आप किसी के खिलाफ भी डायरेक्ट प्रेजुडिस का या डिस्क्रिमिनेशन का इजहार करें, वहाँ पे पोलाइट लैंग्वेज में करना पड़ता है। अब उन्होंने फिर इसके लिए डिफरेंट टर्म्स ईजाद किए हैं, जैसे मल्टी कल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी, इंटीग्रेशन। तो वो इन अल्फाज से भी रेसिज्म रिप्रोड्यूस होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स के व्यूज़ बताए गए हैं। जैसे हिल्स का ये कहना था कि जो मतलब कि जो कोवर्ट रेसिज्म है ना, इसको ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता, इस पे ज़्यादा लोगों के आर्गूमेंट्स का सामना इसको नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें पोलाइट लैंग्वेज यूज़ हुई होती है। इसके अलावा हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे एक रेशलाइजेशन। रेशलाइजेशन का ये मतलब है कि किसी भी रेस से या किसी भी रिलीजन से नेगेटिव एक मनफी सोच को उसके साथ मंसूब कर देना। जिस तरह आपने देखा होगा कि मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाता है, इसी तरह से जो ब्लैक पीपल हैं उनको अनएजुकेटेड समझा जाता है। तो ये आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशलाइजेशन। This process involves ideological construction as well as apparatus of legal, political and social discrimination and oppression। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सोलोमोस का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, एज वेल एज टू स्ट्रेस दैट रेस इज़ प्रोडक्ट ऑफ रेसिज्म एंड नॉट वाइस वर्सा। तो ये हाईलाइट कर ले, ये पूछ सकते हैं कि ये किसका कॉन्सेप्ट था। Racialization is thus a useful theoretical lens when pointing out on the ways in which particular practices come to be stigmatized and at the same time associated to specific group। अच्छा, ये जो है ना racialization, अब ये हमें कहाँ पे नज़र आती है? मीडिया में, पॉलिटिक्स में, और यानी जो इन्फ्लुएंस करने वाले इदारे हैं ना, उनमें ये छुपी होती है। और फिर भी ये एक पावरफुल यानी कि कॉन्सेप्ट है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द इंटीग्रेशन डिस्कोर्स। Gilliam argues that the critical socio-cultural lens provided by the notion of racialization and whiteness, together with close analysis of discursive practices, can aid scholar in the task of making visible covert form of racism that inform different agenda setting documents guiding past and current immigration policy in European Union। अच्छा, यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है। गिलियम ने ये डिस्कस किया है कि किस तरह से जो हिडन या कोवर्ट रेसिज्म होता है वो जो यूरोपियन की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है ना, उनमें मौजूद है। तो यहाँ पे सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव पे उसने टर्म यूज़ किया, और इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट है, एक है रेशलाइजेशन का और दूसरा है वाइटनेस का। रेशलाइजेशन का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रेशियल मीनिंग अराउंड सर्टेन इमिग्रेंट्स ग्रुप। और वाइटनेस जो है ना, द हिडन स्टैंडर्ड बाय विच अदर आर मैयड, यानी जो वाइट पीपल है उनको तरजीह दी जाती है।
अब इस स्टडी से हमने ये देखना है कि जो ईयू इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे गवर्नमेंट और बाकी जो लीगल सिस्टम होता है, वो किस तरह से जो रेसिस्ट आइडियाज़ हैं उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, स्पेशली जब इमिग्रेंट्स से रिलेटेड हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्राइटिक्स की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है डिस्कोर्स इमिनेंट क्राइटिक, देन है सोशो डायग्नोस्टिक क्राइटिक, और फिर है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव क्राइटिक। जो है ना डिस्कोर्स इमिनेंट क्राइटिक, इसका ये मतलब है कि जो अंदरूनी तजादात होते हैं और जो गैर मंतकी जो बातें होती हैं ना, उनकी निशानदेही करना। लुक्स फॉर कॉन्ट्रडिक्शन और हाइपोक्रेसी विद इन द ईयू ऑन्स डिस्कोर्स एंड पॉलिसीज, ईयू की पॉलिसी में जो तजादात हैं ये उनकी निशानदेही करता है। देन जो है ना सोशो डायग्नोस्टिक क्राइटिक draws on a social theory and contextual knowledge for point out the manipulative character of some discursive practices। अच्छा, सोशल डायग्नोस्टिक क्राइटिक जो है ना, ये मुशर्रती पस मंज़र इस्तेमाल करके ना जो छुपे हुए तसुबात होते हैं उनको उनकी निशानदेही करता है। ठीक है, यानी सोशल थ्योरी को यूज़ करते हुए जो मैनिपुलेशन होती है ना और हिडन एजेंडाज होते हैं उनको अनकवर करता है। फिर है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव क्राइटिक। प्रोस्पेक्टिव क्राइटिक यूजेस द इंसाइट गेन्ड थ्रू इमिनेंट एंड सोशो डायग्नोस्टिक क्राइटिक इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोस्पेक्टिव क्राइटिक जो है ये इसमें बेसिकली सजेशन देता है इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि जो इमिग्रेशन है ना उससे मुतालिक जो गुफ्तगू है वो ज़्यादा मुनसिफाना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया हुआ है कि 1970s में किस तरह से जो है वो वेस्टर्न यूरोप ने ना इंट्रोड्यूस करवाया था इमिग्रेशन कंट्रोल, स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन। अब यहाँ पे जो सफ़ेद फार्म अफराद थे ना उनको तरजीह दी गई थी और बाकियों पर जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई थी। फिर यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेशन का बताया हुआ है कि इसका क्या मतलब है। तो यानी कि जो ईयू की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थी ना वो न्यूट्रल नहीं थी, वो ऐसी हिरार्की को सपोर्ट करती थी जिसमें जो इमिग्रेंट्स थे उनको जो है इस तरह से देखा जाता था, जो दूसरे लोग थे ना उनको ज़्यादा एक्सेप्टेबल देखा जाता था। इसी तरह से लॉज एंड पॉलिसीज़ प्रेजुडिस अगेंस्ट इमिग्रेंट्स फ्रॉम नॉन यूरोपियन बैकग्राउंड और इंटीग्रेशन के नाम पर कुछ लोगों को तरजीह दी जाती थी और दूसरों को पीछे रखा जाता था। तो इसमें ये बात हो रही है। तो ये 3 टाइप्स है ना जो क्राइटिक, ये आपने याद रखनी है। और इसके अलावा ईयू पॉलिसीज़ में गैलियम ने जो किस तरह से एनालिसिस किया है इनकी पॉलिसीज़ का, उसको आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल। अच्छा, इसमें जो पहली लाइन है, इंटीग्रेशन डिस्कोर्स एज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर ऑफ कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, इसको हाईलाइट कर ले, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसमें ये बताया गया है कि इंटीग्रेशन डिस्कोर्स जो ईयू इमिग्रेशन पॉलिसी में था ना वो जस्ट कोई प्रोडक्ट यानी रिजल्ट नहीं था एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल सिस्टम का, बल्कि वो उसको शेप करने में भी हेल्प करता था, यानी उसको प्रोड्यूस भी करता था और ये कंट्रोल भी करता था कि किस तरह से इमिग्रेंट्स को देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे। अब यहाँ पे कुछ की क्वेश्चन रेज होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो वाई आर इंटीग्रेशन मेजर्स नीडेड, व्हाट एग्जैक्टली विल they consist of, who will be responsible of them and what are the perceived consequences if they are not implemented। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज होते हैं यानी कि इंटीग्रेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है और इंटीग्रेशन को किस तरह से मेजर किया जाएगा और इसमें एक्चुअली क्या इन्वॉल्व होगा, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी इंटीग्रेशन को इंश्योर करने के लिए, और क्या होगा अगर लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करते। तो ये क्वेश्चन जो थे ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली इनका आंसर किया गया था। अच्छा, यहाँ पे डाईयूनिटल फ्रेमवर्क बताया गया है। डाईयूनिटल फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ये वाला जो फ्रेमवर्क था ना, तो गिलियम ने जिस तरह फाइंड किया था कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं इंटीग्रेशन को 2 तरह से। वो कौन कौन से 2 वेज थे, इमिग्रेंट्स एंड होस्ट सोसाइटीज़। ठीक है, 2 फिनोमेना दैट इन्वॉल्व्स इमिग्रेंट्स एंड देयर होस्ट सोसाइटीज़ कैरिंग विद ऑब्लिगेशन एज वेल एज राइट फॉर आर। इसका ये मतलब था। अच्छा, लेकिन हकीकत में ना बैलेंस नहीं था, वो इक्वल नहीं थे। इसका मतलब ये था कि जो इमिग्रेंट्स है ना वो सोसाइटी में इंटीग्रेट करेंगे अपनी होस्ट सोसाइटी के साथ और उनके कल्चर को फॉलो करेंगे, और जो होस्ट सोसाइटीज़ है ना वो भी इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन किस तरह से इक्वल नहीं था, हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे आर्गूमेंट स्ट्रेटजी जो थी ना, डिस्टिंक्शन एंड प्रायोरिटाइजेशन, तो इसमें यह था कि जो
थे ना इमिग्रेंट्स, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। इमिग्रेंट्स की ड्यूटी पे मोस्टली फोकस था, और जो होस्ट सोसाइटी का रोल था ना, उसको इतना क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, वो ऑप्शनल था। यानी होस्ट सोसाइटी चाहे तो वो इनके साथ कोऑपरेट करे, चाहे तो ना करे, यानी उनकी ड्यूटीज़ को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था। और जो इमिग्रेंट्स की ड्यूटीज़ थी ना, उनको उन पे ज़्यादा फोकस था। तो इसलिए ये एक यानी इक्वल नहीं था, इसमें भी तवाज़न नहीं था। अब इमिग्रेंट्स को अपने जो राइट्स थे ना, वो अर्न होने थे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो उठा सकते थे, लेकिन कल्चरल ऑब्लिगेशन यानी उनके कल्चर को फॉलो करके और इस तरह से स्टेट या सोसाइटी पे बहुत कम फोकस था उनकी, यानी उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फोर्स नहीं कर सकता था, प्रेशर राइज नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट का आइडिया था ना होस्ट सोसाइटी का, उसको सॉफ्ट और ऑप्शनल इस तरह से यानी बताया गया था ना कि बज़ाहिर ये दिखाया गया था कि दोनों के जो जिम्मेदारियां हैं वो बराबर हैं, इमिग्रेंट्स की भी और होस्ट सोसाइटी की भी। लेकिन वो इतनी पोलाइट और सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ की गई थी कि बराबर ही लगता था। लेकिन जो पॉलिसी थी ना, वो इक्वलिटी के बारे में बात तो करती थी, लेकिन वो खुद इम्बैलेंस और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही थी, इमिग्रेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के और सोसाइटी को यानी कि गिविंग सोसाइटी अ फ्री पास टू एक्सक्लूड दोज हु डोंट फिट देयर आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन। तो सोसाइटी को इसमें उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो ऑप्शनल थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंक्लूजन। इसमें उन्होंने पूरी चैप्टर को कंक्लूड किया हुआ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे किस तरह से सोसाइटी में कुछ यानी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जैसे मीडिया, लॉ और एवरीडे कन्वर्सेशन की भी अगर हम एग्जांपल लें तो लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और स्टीरियोटाइप्स को रिपीट करते हैं, किस तरह से रेसिस्ट आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। रेसिस्ट डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़ के अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें है एसेंशलाइजिंग, तो जिसका मतलब है कि किस तरह से ना लोग रिड्यूसिंग पीपल टू फिक्स स्टेट्स, ऑल मुस्लिम्स आर, ठीक है, यानी तमाम मुसलमान ऐसे होते हैं। अगर किसी एक में कोई वो एक खामी थी, जिस तरह दहशतगर्द वाली एग्जांपल पड़ी, तो तमाम को यानी उस कैटेगरी में डाल देना। अस वर्सेस दैम नैरेटिव यूज़ करते हैं, क्रिएटिंग डिवीजन बिटवीन ग्रुप्स, लेबल कर देते हैं जैसे एज अ आउटसाइडर और इमिग्रेंट्स। इस तरह से ये जो स्ट्रेटजीज़ होती है ना, ये आइडियोलॉजीज़ होती हैं, ये सपोर्ट करती हैं रेसिज्म को और इसे एक नॉर्मल और एक इनविजिबल चीज़ के तौर पे दिखाती हैं। इसके अलावा कोवर्ट रेसिज्म था कि किस तरह से हिडन फॉर्म में रेसिज्म होता है और वो अननोटिस्ड होता है, क्योंकि उसमें ओपनली कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा होता और वो हमारी नॉर्मल थिंकिंग का एक पार्ट बन जाता है सोसाइटी में। लैंग्वेज और आइडियोलॉजीज होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। जो डिस्कोर्स होता है वो कभी भी सिर्फ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि वो सोसाइटी को शेप भी कर रहा होता है। और जो रिलेशनशिप होता है ना लैंग्वेज और आइडियोलॉजी के दरमियान, वो दो तरह से होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है वो, और इसी तरह से ट्रोपीज यानी कि रिपीटेड जो फ्रेजेस होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, जिस तरह इलीगल एलियंस और डेंजरस आउटसाइडर्स, तो ये भी रेसिज्म को एक न्यूट्रल टर्म के तौर पे दिखाते हैं। इसी तरह से द रोल ऑफ कल्चरल क्रिटिकल कल्चरल डिस्कोर्स स्टडीज़, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं और डिस्कोर्सेज होते हैं जिस तरह से मखसूस अल्फाज और जुमले ने जो नस्ल परस्ती को फ़रोग देते हैं, एंड फिर इसके अलावा अल्फाज किसी ख़ास तरह के तासुबात को भी आम कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो नस्ल परस्ताना ख्यालात होते हैं ना, उनको ताकतवर बनाने के लिए कुछ रीज़न्स भी पेश की जा रही होती हैं और इन गलत नज़रियात को ख़त्म करने के तरीके भी बताना। तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।